हेलो बच्चों, इससे पिछले पार्ट में हमने क्लोरीनेशन ऑफ इथेन कर लिया। ठीक है। सो बेटा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, इस टॉपिक को देखने से पहले आपको पहले दोनों वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप पहले दोनों वीडियो देखें, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, आपको बिल्कुल क्लियरिटी से सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, आज हम क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन देखेंगे और प्रोपेन से जितने भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं उन सभी प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे। तो प्रोपेन देखो, CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन होता है। अगर मैं इसके अंदर Cl2 ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे मेरे दो प्रोडक्ट्स निकलेंगे। एक प्रोडक्ट निकलेगा CH3CH Cl, ठीक है, और एक प्रोडक्ट जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये मेरा 55% निकलता है, ये मेरा 45% निकलता है। ठीक है। तो ये मेजर होने वाला है और ये माइनर होने वाला है। ठीक है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म से समझते हैं बेटा कि ये ज़्यादा क्यों निकल रहा है और ये कम क्यों निकल रहा है। तो इस रिएक्शन के भी बेटा एक ही मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपके 3 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं, एक चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो आपका जो पहला स्टेप होने वाला है इस रिएक्शन का, रिएक्शन को एक बार देख लो ध्यान से। जो पहला स्टेप होने वाला है, फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन। इससे पहले मैंने बताया था जो चेन इनिशिएशन है, इस चेन इनिशिएशन में जनरेट ए फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल बनता है, जनरेट ए फ्री रेडिकल, जैसे कि अब तक बताते आया हूं, CH3 CH2 CH3। अभी रुको, अभी पहले फ्री रेडिकल तो बना ले। फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है, सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें होमोलाइटिक फ्यूजन लगेगा और एक Cl फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ऐसे कुछ करके। ये क्या है आपके फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक फ्यूजन लग जाता है। होमोलाइटिक फ्यूजन से आपके कौन से स्पीसीज जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और ये फ्री रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये रिएक्शन में अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। तो ये क्या करते हैं, अटैकिंग करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका, ये तो मैंने पहले भी बताया कि एंडोथर्मिक इन नेचर का है, एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज एनर्जी लेके ही तो बॉन्ड टूट रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पहला ये दिस इज द एंडोथर्मिक इन नेचर। जो सेकंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आपके क्या बनेंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटेड। इसमें नंबर ऑफ रेडिकल्स जनरेट होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो Cl फ्री रेडिकल है वो शांत नहीं है, वो अनस्टेबल है, वो CH3 प्रोपेन के मॉलिक्यूल पे अटैक मारने वाला है। तो ये अटैक दो तरीके से करेगा। यहाँ से आपके दो प्रोसेस होंगे, या तो ये Cl फ्री रेडिकल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अटैक करके H फ्री रेडिकल निकाल ले, या फिर यहाँ से फ्री रेडिकल निकाल ले। अगर यहाँ से फ्री रेडिकल निकालता है, सपोज यहाँ से H फ्री रेडिकल निकालता है, तो बनता है यहाँ पे CH3 CH फ्री रेडिकल CH3। अगर यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले, एक ही बात है, तो आपका बनता है CH3 CH2 फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो, Cl फ्री रेडिकल ने क्या किया, Cl फ्री रेडिकल ने एक बार यहाँ पे अटैक करके देखा, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से H फ्री रेडिकल को खींचा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जो H और कार्बन के बीच का बॉन्ड था, कौन से वाला, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, ये टूटेगा और H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास यहाँ पे। ऐसा ही अगर ये यहाँ पे अटैक कर दे
तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन के पास, और H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल क्या करते हैं, HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये बताओ मेरे को, दिस इज दी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर आपने पढ़ा हो हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। जैसे कि मेरे पास CH3C, ये एक फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 ये फ्री रेडिकल, ये कौन सा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये वाला CH2 ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3, 6 और 3, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने फ्री रेडिकल से नेक्स्ट वाले कार्बन को हम देखते हैं, उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं। ये कार्बन ये फ्री रेडिकल हो गया, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है। 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हैं प्यारे बच्चों, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 डिग्री में, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, तो टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कॉन्जुगेशन ये बताता है जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इससे कम स्टेबल होता है, बट ये वाला इससे तो ज़्यादा स्टेबल है। अब ऊपर आप रिएक्शन में देखें, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसमें यहाँ से Cl फ्री रेडिकल ने प्रोपेन पे यहाँ भी अटैक किया होगा, यहाँ से H फ्री रेडिकल निकाला तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, Cl फ्री रेडिकल ने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना। अब आपके पास ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये आपके पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल, स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, स्टेबल 2 डिग्री ज़्यादा है, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, 2 डिग्री का प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर। तो आपका ये ज़्यादा वाला बनेगा और ये कम वाला बनेगा। अब यहाँ पे जी ये क्यों बन रहा है, फिर ये भी 45% बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। अब बेटा देखो Cl फ्री रेडिकल पे यहाँ पे लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 टाइम्स, यहाँ पे लगने की प्रोबेबिलिटी 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये भी बनेगा ही बनेगा, ये 45% बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये फ्री रेडिकल्स आ गए, मैं इसी से सिखाऊंगा, मैं इस वाले को नहीं लूँगा, मैं इसी से सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल को, इस मॉलिक्यूल को, इस प्रोपेन के मॉलिक्यूल को खराब किसने किया, Cl फ्री रेडिकल ने, तो ये क्या करेगा Cl2 पे अटैक मार देगा। दिस इज दी, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और अब जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप देखो ध्यान से, जो आपका सेकंड स्टेप है CH3 फ्री रेडिकल CH3, इसको बनाने वाला कौन है, ऐसा Cl फ्री रेडिकल, तो ये Cl2 पे ही अटैक करेगा और ये यहाँ से फ्री रेडिकल को खींचेगा, तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल बनेगा जिससे ये मेरा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा CH3। ये मेरा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है, और यहाँ पे आपका फिर से Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू में चलती है। Cl फ्री रेडिकल आया, ये फिर से क्या करेगा, Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये सारे कंडीशंस बनाएगा, फिर से ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वापस से Cl2 के मॉलिक्यूल से Cl फ्री रेडिकल खींचेगा और अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और Cl फ्री रेडिकल फिर से बनेगा। तो मतलब ये भी क्या करेगा, लूप में चलता रहेगा, ये ऐसे चलेगा और ये वापस ऐसे आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेंगे, या तो प्रोपेन फिनिश हो जाए या फिर Cl2 फिनिश हो जाए। अब जो जो फ्री रेडिकल आपके पास बने, सभी फ्री रेडिकल को उठाओ और चेन टर्मिनेशन स्टेप में लेके आओ और चेन टर्मिनेशन स्टेप को फिनिश कर दो। थर्ड स्टेप इज लास्ट स्टेप, चेन
टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में आपका क्या क्या बना, आपका CH3 CH फ्री रेडिकल बना, CH3 आपका CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल बना। जो आपके बने वो उठा लो। एक आपका Cl फ्री रेडिकल बना, सबको जोड़ दो भाई आपस में। एक बार इसको अपने इसके साथ ही जोड़ दो, एक बार इसको इसके साथ जोड़ दो, एक बार इसको इसके साथ जोड़ दो। इसको इसी के साथ जोड़ोगे, ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि सारे अनस्टेबल है ना कुछ प्रोडक्ट बन के निकलता है। ऐसा नहीं है भाई ये प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत ये भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या बनेगा, कंपाउंड CH3 CH, ये इसके साथ जुड़ गया, दैट इज CH। यहाँ पे CH3 था ही, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो इसके साथ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देना, इसको इसके साथ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देना, इसको इसके साथ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, तो याद रहे ये सारे इसके एंड प्रोडक्ट्स होंगे। जो मेन प्रोडक्ट्स होंगे मैंने रिएक्शन में लिख दिए हैं। रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट थे हमारे वो आपके सामने रहेंगे, ये दिखा रखे हैं मैंने, ये स्टेप भी दिखा दिए सारे के सारे। ये 55% और ये 45%। ये 55% क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये 45% क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कम स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। बट इसकी परसेंटेज 45% इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की यहाँ पर लगने की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स है और क्लोरीन की यहाँ पर लगने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है। सब प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, टॉपिक अच्छा है। ये मेरा आज का हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरीनेशन हमने कर लिया। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन देखना है, आयोडोनेशन देखना है। फ्लोरीनेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक बार इसका रिएक्टिव ऑर्डर देख लो। रिएक्टिव ऑर्डर फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अगर हेलोजिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, हेलोजिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हो तो Cl2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपका आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन और फिर आपका क्लोरीन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी जितनी ज़्यादा कम होगी उसका बॉन्ड उतनी जल्दी से टूटेगा। बट यहाँ पे हम ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लेते हैं ये हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फर्स्ट और सेकंड स्टेप को देख के लेते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप और चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप एंडोथर्मिक इन नेचर का होता है और चेन प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक इन नेचर का होता है। और फ्लोरीन के केस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है सेकेंड स्टेप में, तो इसका ओवरऑल जो डेल्टा एच होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका डेल्टा एच ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरिनेशन हम नहीं करते क्योंकि विस्फोट होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्लोरिनेशन हमने सीख लिया, ब्रोमिनेशन भी ऐसे ही होगा, हम सीखेंगे बस आयोडोनेशन। जैसे मैंने क्लोरिनेशन किया वैसे ही मैं ब्रोमिनेशन भी कर सकता हूँ। लास्ट में मैं आपको आयोडोनेशन सिखाऊंगा। आयोडोनेशन के बाद मैं फिर सीधा चलूँगा मार्कोनिव्स एंड एंटी मार्कोनिव्स रूल के ऊपर। सो प्यारे बच्चों पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।